करें जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्तिमाई पार्टी को फतह नसीब हुई है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। मैम आप देखें, लास्ट इलेक्शन के बाद इनका जो जनरल इलेक्शन हुआ है इंडिया में, उसके बाद राहुल गांधी साहब ने जो अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, एंटी मुस्लिम जो इन्होंने एक बयानिया चलाया हुआ था मोदी साहब ने, और उसके बाद जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा। इंडिया के अंदर, और इस बात के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें। एक्चुअली राहुल गांधी को जलेबी की तरह जनता को घुमाना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो खटाखट 1 लाख रुपए जनता को बोगस बांटते रहते हैं, कभी उनकी प्रियंका वाड्रा बहन जो है 1500 रुपए बांटते रहती है, और कभी वो हवाओं में तीर छोड़ छोड़ करके कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकालेंगे। उसी तरीके से हरियाणा की 14 रैली जो राहुल गांधी जी ने किया, तो उसमें से एक रैली में उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब हरियाणा के गरीब लोगों को दिखा डाला। जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे वो, और सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, उस पर एमएसपी लागू करवाएंगे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे, जलेबी को वो एक्सपोर्ट करवाएंगे अमेरिका, लंदन, कोर्सिका, स्विट्जरलैंड, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। और जलेबी की जो फैक्ट्री बनेगी उसमें 20-20 लाख जो वर्कर है वो काम करेंगे, और बड़े बड़े कंटेनर में एयरवे के जरिया से, फ्लाइट एयरवे कार्गो के जरिया से जलेबी जाएगी। और इस तरीके से हरियाणा के गरीब, हरियाणा के वो हलवाई जो छोटी दुकानों में जलेबी बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो विदेशी मुल्कों से हो जाएगा जलेबी के जरिया, जलेबी बिजनेस के जरिया। इवन उन्होंने ये भी कह डाला कि हम कोशिश करेंगे कि किसी खाद से जलेबी खेत में कैसे उगाई जाएगी। आप मजाक कर रही है मेरे साथ? नहीं, आई स्वेयर राहुल गांधी ने, आप गूगल में सर्च कर लीजिए राहुल गांधी। तीसरी उनकी गवर्नमेंट, और आप इन 3 टेन्योर को और पिछले टेन्योर्स को उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कितनी डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में हुई है। और जाहिर है जिस प्राइम मिनिस्टर के दौरे हुकूमत में उस मुल्क में डेवलपमेंट हुईगी, वो उसी की वजह से जाना जाएगा। मैम देखिए ना, अभी वो तो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल है। वहाँ पे तो 2 चीज़ें मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट में देखता हूँ। एक तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, एक तो वहाँ पे है, लेकिन वो तब होती है, बाहर की कंपनी आपके पास तब आएंगी जब आप सिक्योरिटी उनको इंश्योर करो, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बोला कि वो चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी कोई भी चीज़ कर रहा है, तो आप देख लो कि दुनिया के कितने फेमस रिचेस्ट पर्सन इंडिया से हैं, आप इस चीज़ को देख लो। और बड़ी चौथे दिन वहाँ पे एक बिलियनियर पैदा हो रहा है, तो यही बात है कि वहाँ पे आप देख लो एक ये, और दूसरा बड़ा मार्केट यही है। आएंगे नहीं, वो एक राहुल गांधी के लिए तालियां तो बनती है। चलो, वो एक फैक्ट्री में 20 लाख लोग, और ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रीज बनेंगी, हजारों लाखों। और कार्गो एयर के जरिए से जलेबी जो है वो फॉरेन कंट्रीज जाएगी, और फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े डिप्लोमेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो हलवाई को अपॉइंट करेंगे कि मेरे लिए जलेबी बनाओ। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि पाकिस्तान को कांग्रेस इतनी पसंद क्यों? अगर कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे वजीर आजम आपके मुल्क में आएंगे, तो हमें तो आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी लगेगी। हमारी भी कुछ ऐसे हिली जुली है। अब देखो, हरियाणा की जो जीत हुई है, वो जनता ने मोदी जी को क्यों जिताया है? डेफिनेटली अंडर द करिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री, दिस हिस्टोरिकल जीत केम फ्रॉम हरियाणा। डेफिनेटली हम विकास से जीते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का स्लोगन क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वहां फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अच्छाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस जगह से। 29 सीटें उनकी पार्टी ने ली, उनके साथ कोलिजन था दूसरे लोगों का। 46 सीटें, 90 टोटल सीटें 46 चाहिए थी,
चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उन्होंने 42 सीटें ली हैं, 7 दूसरी सीटें उनकी दूसरी पार्टियों ने ली हैं। इस वक्त वो गवर्नमेंट बनाएंगे। कश्मीर में वो जीते हैं, जम्मू के अंदर बीजेपी जीती है, 29 सीटें उन्होंने ली। जो उन्होंने वहां पे उन लोगों से वादा किया था, रेस्टोरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस, वो कहते थे इसको हम रिस्टोर करें। हालांकि उसके उनके पास पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, सेंटर के पास पावर से ज्यादा, अभी गवर्नर ने 5 सीटें भी देनी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कश्मीर की कोई अच्छी खबरें नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, कश्मीर के अंदर बीजेपी के जो सारे फंड सेंटर के आएंगे वो जम्मू तक रुक जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं आजाद जी से जाएंगे। पूछने जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी यहाँ पे है कि कश्मीर में क्यों नहीं जीत पाए मोदी जी, क्या वजह? देखिए, सबसे पहले तो शैला, आपके चैनल के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठी हुई हैं और मैं भारत से बैठी हुई हूँ जी, मैं उमर अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त, ठीक है। क्योंकि जो भी जीतता है, जीत और हार वो होता है। जैसे हम फेल 1 नंबर से हो जाते हैं तो भी फेल होता है, और कोई टॉप 1 नंबर से करता है तो वो भी टॉप होता है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र को और संविधान के दायरे में रह करके कश्मीर में इलेक्शन करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर केंद्र की सरकार चाहती तो कह देती कि अभी हम 1 साल 2 साल और नहीं इलेक्शन करवाएंगे, कह सकती थी। लेकिन बियॉन्ड द संविधान जाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि अपने हर ओथ में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर मत्थे रखते हैं संविधान को। तो संविधान के अंडर बैरिकेड जो भी निर्णय होता है वो जरूर लेते हैं। 370 हटाया गया था, जिसका फायदा कश्मीर के लोगों को हुआ, और वो हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त में जो भी चैनल वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे थे और जीरो ग्राउंड पर उतरे हुए थे, वो हमें दिखा भी कि कभी 9% भी वोटिंग नहीं होती थी, पर इस बार हैट्रिक हुआ है कि जो जम के वोट पड़ा, जम के वोटिंग हुई है, और जिन लोगों ने अपने 18 साल 19 साल की उम्र में वोट किया था, वो 70 साल की उम्र में आने के बाद अब फिर से वोट किए हैं, 56 साल की उम्र में आने के बाद वोट किए हैं, और उन्होंने। लेकिन मुझे भारत की डेमोक्रेसी की एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं पहले लोग इसके बारे में कई गलत बातें भी करते हैं, इतराज भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रहता है, क्योंकि इलेक्शन हर क्वार्टर में, हर दूसरे महीने तीसरे महीने चल रहे होते हैं, और उनको अपना रिलेशनशिप कौम के साथ जुड़ के रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी, और परफॉर्मेंस अपनी ठीक रखना पड़ती है, वरना फिर वो अपनी चीजें लूज कर जाएंगे। हरियाणा में इलेक्शन हुआ, जो खास चीज वहां पे आई है, जो कि तकरीबन हर इलेक्शन में वो कहते हैं हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, तो उन्होंने वहां पे कांग्रेस ने कहा है कि जी ईवीएम की वजह से हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो ईवीएम की बैटरियां जहां पे ज्यादा चार्ज थी वहां पे वो जीत गए, हम जीत गए, जिस तरह एक टिपिकल बात होती है। हमारे पप्पू जी ने कहा जी हम तो जुलूस भी निकालेंगे, जलसे भी निकालेंगे, हम तो जो आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है भारत में। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था भाई जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी जलेबियां बांट दी टाइम से पहले। एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, तो जलेबियां चल गई। अब वो पप्पू की जलेबी पूरे भारत में इस वक्त मशहूर है और लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं।